ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। और जैसा कि मैंने आज सुबह आपको कहा था, इसके पहले भी कहा था कि अब 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, तैयारी अच्छी चल रही है। और उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस, अभी चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है तो अब नया तो कुछ मत पढ़ो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन या इस सिमिलर क्वेश्चन या इस जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो ये बहुत मेहनत से आपको ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं दे रहा हूं और इन क्वेश्चंस को आप समझते हुए करिएगा, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स के ये अभी 20 क्वेश्चन है, एक 20 क्वेश्चन और दूंगा। इस तरह से हर चैप्टर के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे तो आपने हर चैप्टर में अगर मैकेनिक्स की बात करें तो 300-400 क्वेश्चंस कर रखे हैं रेगुलर क्लास में, लेकिन अब लास्ट 20-25 दिन में आप जो है पूरे 300-400 क्वेश्चन हर चैप्टर के रिपीट नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो यही है कि कुछ जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लास्ट डेज में रिवाइज कर लें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों। और फुल टेस्ट आप देते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास राजपूत, रोहित मांझी, दुर्गेश और बाकी के फिर क्लास के बाद अपने अपने समय पर देखते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा था कि आपको जब मैं लाइव ले रहा हूं तभी आप देखें। आप चाहें तो अपनी इच्छा से कभी भी इसको डबल स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने समय से इसको रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है और आप भी जो है इसको सॉल्व करते जाएं। ये कुछ डायमेंशन से क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन से पहले, और उसके बाद फिर जो वन डायमेंशन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं उनसे हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उन सब में एक्सपेक्टेड अब 2020 में क्या हो सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अ न्यू सिस्टम इन यूनिट ऑफ मास इज अल्फा kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस न्यू सिस्टम। आप लोग आंसर दे सकते हो, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो किसी नई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक वो बोल रहा है अल्फा केजी है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर है और समय का जो मात्रक है बच्चों वो गामा सेकेंड है। तो इस नई पद्धति में 1 जूल किसके बराबर होगा, ये जो यहां पर लिख रहे हैं आप, इसमें 1 जूल किसके बराबर होना चाहिए ये बताना। जल्दी से आप अगर बता सकते हैं तो फटाफट आंसर बताएं। दुर्गेश, रोहित एंड विकास, जो लोग देख रहे हैं जल्दी से बताएं इसका आंसर। अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो जल्दी जल्दी करते भी जाओ इसको, ठीक है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसके पहले आप इसका आंसर टिक करिएगा। तो यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, कैसे करते थे यूनिट कन्वर्ट। रोहित मांझी इसका आंसर सी बता रहे हैं, चलो चेक करते हैं। यूनिट कन्वर्ट के लिए एक प्रॉपर मेथड तो ये थी कि एक फॉर्मूला आपने लिया था n2 इक्वल टू n1 एंड m1 बाय m2 टू दी पावर कितना a एंड l1 बाय l2 टू दी पावर b इंटू t1 बाय t2 टू दी पावर क्या था c, यही था ना। अब बस आप इसमें n1 कितने जूल को कन्वर्ट करना है, 1 जूल को। ये मन में अगर आपको पता चल जाए कि ये ऐसा होता है तो आप जरूर नहीं है कि इसको कॉपी पे करें, मन में भी कर सकते हैं, मेंटल एबिलिटी का यूज करके बड़ी जल्दी कर सकते हैं। n1 हो गया 1 जूल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं m1 बाई m2। m1 बाई m2 की बात करें, गोपेश खंडलवाल जरा फटाफट जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें बेटा। m1 यानी पहला सिस्टम और m2 मींस सेकंड सिस्टम। 1 ऊपर वाला पहला सिस्टम, सेकंड वाला सेकंड सिस्टम। पहला वाला जो फर्स्ट सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिस्टम में जो SI सिस्टम हो गया, जो किलोग्राम वगैरह और मीटर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में किलोग्राम की जगह अल्फा केजी दिया है, तो m1 की जगह तो आ गया 1 और नीचे m2 की जगह पर आ गया अल्फा केजी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से और
मैं यहाँ चाहूँ तो इसको अल्फा kg मतलब ओनली अल्फा लिख देता हूँ, और ऊपर 1 kg है तो नीचे अल्फा kg से kg कट ही जाएगा। अच्छा, पावर में क्या आएगी, ABC, तो ABC में क्या दिया हुआ है, ये जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, तो उसमें आता है इसका डायमेंशनल फार्मूला ml/t-2, यानी A की वैल्यू 1 आ रही है, इनटू L1 1 मीटर, नीचे दूसरा कितने मीटर है, बीटा मीटर, तो बीटा मीटर कर दिया, मीटर से मीटर कट गया, पावर में 2 आ गया। T1 1 सेकेंड, और नीचे सेकेंड को क्या बोला है, गामा सेकेंड, तो सेकेंड कट जाएगा 1 गामा, टू दी पावर कितना है, -2। तो देखो कितना आंसर आ गया आसानी से। अब कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, ये गामा की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो गामा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो गामा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर, आंसर इज ए। क्लियर, तो आंसर इज ए, गामा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और 2 में ये दिया हुआ है, आप देखो बेटा गोपेश खंडेलवाल, आप मुझे लगता है पढ़ाई के मूड में नहीं आए हो, तो यहां रहने का आपको कोई हक नहीं है। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ द टाइम पीरियड कैपिटल T of vibration of a liquid drop depends on surface tension as radius r of the drop and density rho of liquid, then expression of T is, अब इस T का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अब जरा बताइए इनमें से अगर आप कर सकते हैं तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से बताओ कर सकते हो क्या। इसमें आप देखेंगे ना, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन से मिलाओ ज्यादा आसान है, इसको पूरा सॉल्व मत करना, इसको तो हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे सब में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला T होता है, तो इधर जो राइट हैंड साइड में मिल रहा है एक एक करके इनकी सबकी वैल्यू पुट करते जाओ और देखो कि टाइम पीरियड किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, वो ज्यादा आसान है। तो एक ऑप्शन तो ये कट ही गया, डी तो ठीक है, फिर भी ये डी तो बहुत कम होता है, फिर भी अपन एक एक करके सॉल्व करें। चलो पहले को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसमें जो के है ना, देखो यहां दिया है टी डिपेंड किस पे कर रहा है, एस पर, आर पर और रो पर, तो के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, तो के बारे में तो सोचना नहीं। सिंपल हम जो राइट हैंड साइड में लिखा है अंडरवुड में रो आर क्यूब अपॉन एस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें कि क्या वो टी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो पहले वाले को चेक कर रहे हैं, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो, बोलो जल्दी से, डेंसिटी ml-3, आर रेडियस है, रेडियस का क्या होता है L⁻³ हो जाएगा, L होता है। S यहां पर बच्चों सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, और पृष्ठ तनाव जो होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का ml/t-2 होता है, लेंथ का L हो गया, L से L कट गया, mt-2। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, m से m चला गया, L की पावर -3 से L की पावर +3 चले गए, t की पावर -2 ऊपर गए, t स्क्वायर का रूट t आ गया, मतलब इसका आंसर भी बच्चों a ही आ रहा है। ठीक है, तो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। टॉप 20 क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन और वन डायमेंशन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन शामिल है। पार्ट 2 में इसके आगे कहानी अगले टर्न पर देखेंगे हम। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं अभी मैं आपको कि काइनेमेटिक्स में 20 क्वेश्चन नहीं, हमने रेगुलर बैच में 300-400 क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब 300-400 क्वेश्चंस इस समय रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम है, तो उसमें से कुछ बेस्ट क्वेश्चन हमने निकाले हैं और वो बेस्ट क्वेश्चन ये हैं, इनको अगर आप रिवाइज कर लें तो बाकी के क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहां लिए हैं।
चलो इसको देखें। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन ux इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा साइन एक्स अपॉन वाई डायमेंशन लेस कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट अल्फा बीटा एंड गामा। एक कण की जो स्थितिज ऊर्जा है ux बराबर वो माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा साइन एक्स अपॉन वाई से दी जाती है। अल्फा बीटा गामा का विमाहीन संयोजन कौन सा होगा? तो इसका जो रोहित मांझी हैं बता रहे हैं ए। तो चलो चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर ए ही है या कोई और है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। एक काम करो, अल्फा बीटा गामा इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो इधर से अगर आप देखोगे ux ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होना चाहिए। ठीक है ना, हम यही तो देखते हैं थ्योरी में कि ये किसी समीकरण में ये तीन टर्म दिए हुए हैं ux अल्फा एक्स बीटा साइन एक्स वाई एक्स अपॉन वाई, ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होना चाहिए अगर इक्वेशन सही है तो अल्फा तो यहीं से आ जाएगा अल्फा एक्स। तो अल्फा एक्स यहां लिख देता हूं, अल्फा एक्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? ux। x का मतलब कुछ नहीं है, x का मतलब है कि u x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए यहां होगा तो u ही। ठीक है बच्चों, अल्फा का निकालना है तो u मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब ml2t-2 डिवाइड बाय x मतलब l से एक l कैंसिल हो गया तो ml2 ये आ गया अपने पास अल्फा। ऐसे ही हम बीटा निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों? बोलो। बीटा यहां से निकलेगा, किधर से? यहां से। आप देख सकते हैं बीटा और u बराबर होंगे क्योंकि साइन डायमेंशन लेस होता है, तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ केवल u के बराबर होगा। u मतलब ml2t-2। अब x अपॉन गामा से गामा का निकाल सकते हैं। अब x अपॉन गामा ये डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशन लेस है तो x अपॉन गामा इक्वल टू 1 हो गया, तो गामा इक्वल टू x हो गया, x मतलब l हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया, गामा भी निकाल लिया। अब एक एक करके पुट करते जाओ। अगर आप डी में पुट करोगे ना तो देखो ये डायमेंशन लेस आ जाएगा क्योंकि अल्फा गामा, अल्फा ये रहा गामा ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ml2t-2 आएगा डिवाइड में बीटा क्या है? वो तो ml2t-2 है ही, तो कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, तो 1 मतलब डायमेंशन लेस। तो इसका आंसर हुआ बच्चों डी। ठीक है, आंसर होगा डी, ए नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, कर लोगे इसको? चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना 20 के 20 क्वेश्चन को। जब आप एक का एग्जाम हो जाएगा तब आप देखेंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चंस हमें सिमिलर क्वेश्चंस मिले या एग्जैक्ट मिले। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज गिवन बाय R इक्वल टू V अपॉन I। तो किसी धातु का जो प्रतिरोध है R इक्वल टू V अपॉन I से प्रदर्शित होता है, where V is potential difference and I is current. In a circuit, the potential difference across resistance V equal to 10 plus minus 0.5 वोल्ट है और करंट इतनी है 2 plus minus 0.2 एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, इन है ये, इन ओम निकालना है विद परसेंटेज एरर। तो प्रतिरोध के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है आपको। प्रतिशत त्रुटि के साथ प्रतिरोध का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। चलो इनमें से कोई अगर आप निकाल सकते हो तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं आपको निकाल रहा हूं। देखो आपको जो दिया है I दिया है ये रहा और V दिया है ये रहा। ठीक है, V में जो ये 10 है ये करेक्ट वैल्यू है 10, और ये जो करंट में 2 है ये करेक्ट वैल्यू है 2। करंट की करेक्ट वैल्यू ये 10 क्या है? वोल्टेज की करेक्ट वैल्यू। तो रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ना, R इक्वल टू V अपॉन I। V कितना? 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5 ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू आ गई, लेकिन इससे कुछ फायदा ये नहीं हुआ क्योंकि सारे ऑप्शन में करेक्ट वैल्यू 5 सभी में दी है।
तो हम यहां पर ये नहीं कर पाए कि इनमें से कोई 2 या 3 कट जाते। अब हमें एरर निकालनी ही पड़ेगी, और वो भी सभी ऑप्शन में परसेंटेज एरर दी है। तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर निकालें, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I है, तो कैसे निकालते हैं इसको? एरर फॉर्मूले में कन्वर्ट करो रेजिस्टेंस को। तो देखो बच्चों, ऐसे करेंगे हम, डेल्टा R/R इंटू 100% इक्वल टू, ये V को क्या लिखेंगे? डेल्टा V/V इंटू 100%, प्लस नीचे हो ऊपर हो कहीं भी हो, होता तो प्लस है, प्लस डेल्टा I/I इंटू 100%। ठीक है बच्चों, करते जाना। अब डेल्टा V/V इंटू 100%, जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे? डेल्टा V क्या है? ये जो 0.5 दिया हुआ है ये डेल्टा V है, तो ये लिख दिया हमने 0.5 अपॉन V। V क्या है? V मतलब करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ये रही 10, तो 0.5 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है बच्चों, प्लस डेल्टा I, डेल्टा I क्या है? 0.2, तो ये 0.2 लिखा, डिवाइड बाय I क्या है? 2, 0.2 अपॉन 2 इंटू 100%। अब तो बड़ा आसान है, 0 0 काटो, ये 5% हो गया, ये 10 हो गया, तो 15%, ये आ गया 15%। तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा 5 प्लस माइनस 15%, यानी 5 क्या हो गया? करेक्ट वैल्यू, और प्लस माइनस एरर हो गई 15%, तो 5 प्लस माइनस 15% ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 5वां क्वेश्चन, 1 घंटे का हमने 1-1.25 घंटे का टारगेट रखा है, जल्दी जैसे कि 20 क्वेश्चन हो जाएं। लगभग 5:30 पे स्टार्ट हुई थी, 6:30 तक क्लास चलेगी। और 5वां क्वेश्चन देखें, इफ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, प्लैंक कांस्टेंट स्मॉल h, वेलोसिटी c chosen as fundamental units, then dimension of radius of gyration कितना होगा? ये अगर हम कैपिटल G, कूलाम्ब नियत, ये प्लैंक नियतांक h व प्रकाश के वेग c को मूलभूत मात्रक मान लें, तो घूर्णन त्रिज्या की विमा क्या होगी? इसमें भी हम बच्चों हिट एंड ट्रायल लगाएं। हिट एंड ट्रायल मतलब कि ये जो घूर्णन त्रिज्या होती है या डायमेंशन रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, वो रेडियस होती है, रेडियस मतलब लेंथ होती है। ठीक है, ये हम सबको पता है। तो अब इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाए? रेडियस के बराबर, मतलब लेंथ के बराबर आ जाए, वही हमारा सही है। तो एक एक करके चेक करते चलो, जो आपको लगता हो कि चारों में से कौन सा सही हो सकता है, ये आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर हट जाता हूं थोड़ा सा। ये ए ऑप्शन में h की पावर 1/2 है। मछला कौशल, गुड इवनिंग बेटा। ये h की पावर 1/2, c की पावर -3/2, g की पावर 1/2 है। तो एक एक करके सॉल्व करें। अब मैंने आपको हिंट दे दी है, कर लोगे क्या? जैसे पहला ऑप्शन ही चेक करो। पहला ऑप्शन दिया है, आपको जो मन में आ रहा हो कि ये वाला सही हो सकता है उसको चेक कर लो। h की पावर 1/2, c की पावर -3/2, g की पावर 1/2, ऐसे चेक करो। h प्लैंक नियत कांस्टेंट रख दो, c की वैल्यू लिख दो। मालूम है ना h का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? h प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है? जरा जल्दी बताओ। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो mvr, तो यहां पर m को लिख दो, ठीक है, या m क्या हो गया? कैपिटल M, v हो गया LT -1, r हो गया लेंथ, तो ml2t -1, ml2t -1, ये h हो गया, तो h की जगह ml2t -1 लिख देना। c वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी LT -1। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालोगे? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r²। यहां से कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना और यहां रख दो, फिर सॉल्व करो किसका जो है रेडियस के बराबर आ रहा है, और आप देखेंगे पहले का ही आंसर रेडियस के बराबर आ जाएगा। करके देखना, ठीक है बच्चों, ये हिंट दे दी है मैंने। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
सिक्स्थ देखिए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G where L is about 100 centimeter is known to have 1 millimeter accuracy. The period is about 2 second. Time period है 2 second. Time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. The percentage error in G, small g में percentage error कितनी है? तो देखो, सरल लोलक के दोलन के आवर्तकाल को t बराबर 2 पाई अंडर रूट L by G से प्रदर्शित किया गया। L दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें यथार्थता कितनी है? एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर। 2 सेकंड आवर्तकाल है, 100 दोलनों का टाइम लिया गया है। कितना? 0.1 सेकंड अल्पतमांक वाली घड़ी से नापा जाता है। जी में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो ये टी की वैल्यू दी है, इसमें स्मॉल जी के लिए सॉल्व करो जरा, पहले स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। तो स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी आ जाएगा कि नहीं? सभी का आ जाएगा। यहां से G की वैल्यू निकालो, G बराबर आ रही है देखो 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर, यही मेरे ख्याल से सबका आ रहा होगा। अब एक काम करते हैं, G में आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो G को, इसको परसेंटेज एरर में चेंज करो, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100% इक्वल टू, इसमें तो कोई एरर नहीं होगी 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर को थोड़ी ना मेजर करना है। L में होगी कितनी? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100% प्लस टी स्क्वायर में कितना होगा? 2 आगे आएगा, डेल्टा T अपॉन T इंटू 100%। अब ध्यान से सुनना, यही इसमें कहानी स्टार्ट होती है। डेल्टा L क्या लिखा जाए? इधर देखो, लेंथ में कितनी एक्यूरेसी है? 1 मिलीमीटर की। कितनी सेंटीमीटर मेजर की? 100। तो दोनों यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 0.1 सेंटीमीटर। ये जो एक्यूरेसी दी है यही हमारी डेल्टा एल है, और लेंथ कितनी मेजर की? 100, तो ये भी सेंटीमीटर था। 0.1 अपॉन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा इंटू 100, तो ये हमारा 100 तो कट ही गया। प्लस इधर आ जाओ बच्चों, 2 इंटू डेल्टा टी कितना? अब इधर आ जाओ, 0.1 सेकेंड है डेल्टा टी, तो ये ले लिया 0.1, क्योंकि लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी यही होता है क्या? ये डेल्टा टी अपॉन, लेकिन ये 0.1 कितने के लिए दिया हुआ? ये एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है टाइम टी में, ठीक है। लेकिन कितने ऑसिलेशन के लिए है? ये है बच्चों 100 ऑसिलेशन के लिए। तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा होगा आपको, कि जब हम नंबर ऑफ मेजरमेंट बढ़ा देते हैं ना, तो एक्यूरेसी, तो जो एरर है वो उतनी कम हो जाती है। अगर मेरे पास पहले एक ऑसिलेशन था और एरर कुछ थी, अगर मैं 100 ऑसिलेशन कर दूंगा तो एरर 1 अपॉन 100 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये पढ़ा है ना हमने एब्सोल्यूट एरर में, रैंडम एरर जो पढ़ाया था। तो 0.1 एक ऑसिलेशन के लिए है, और यहां हम 100 ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो 0.1 अपॉन क्या आना चाहिए? 100। और टाइम पीरियड है कितना? देखो टाइम पीरियड दिया हुआ है, मेजर किया गया 2 सेकंड, टाइम पीरियड है 2 सेकंड, तो यहां 2 लिख दो, ठीक है। 2 इंटू 100 हो गया, इंटू 100 ऊपर चल ही रहा था। 100 से 100 कट गए, कट गए, 2 से 2 कट गए, ये 0.1 बचा, ये 0.1 इधर बचा, तो आंसर हो गया हमारा बच्चों 0.2%, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको अगर समझते हुए करेंगे कि इसमें मैंने वैसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ जाएं, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और रिपीट हो जाए, 2-3 क्वेश्चन और आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ, इस वाले का तो सी था, बिल्कुल सही है। इस वाले का बताइए क्या होगा? इफ ए कार covers 2/5 of total distance with v1 speed and 3/5 distance with v2, then average speed, एक कार कुल दूरी का 2/5 भाग
v1 चाल से 3/5 भाग v2 चाल से तय करे तो इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, मेरे करने के पहले आप लोग आंसर दीजिए। इसमें ये हमारे पास मान लो कुल दूरी है ये, और कुल दूरी x है। कुल दूरी का 2/5 पार्ट यानी 2/5x भाग, इतना भाग 2/5x भाग कितने चाल से तय कर रही है, v1 चाल से। ठीक बात है। बाकी का जो 3/5 बचा, ये 3/5x भाग बचा, इसको तय कितने में स्पीड से कर रही है, v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है बच्चों, और एवरेज स्पीड हम निकालते थे मैकेनिक्स में, आपको ध्यान है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लेते थे। तो टोटल डिस्टेंस तो x है, तो x लिखा रहने देते हैं, लेकिन टोटल टाइम हम t1 प्लस t2 ले लें, क्योंकि दो पार्ट में इसको स्टडी किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो x बना रहने दो, ये t1 कैसे लें, तो t1 इन दोनों की हेल्प से ले सकते हैं। t1 कितना आएगा बोलो, जल्दी से बता सकता है कोई? क्योंकि जो वेलोसिटी इक्वल टू x बाई टी होता है ना, तो t कितना आएगा, x बाई वी, तो t इक्वल टू x बाई वी आ जाएगा। x कितना है, 2/5x, 2/5x डिवाइड बाय v1 प्लस t2 कितना आ जाएगा ऐसे ही, ये 3/5 है डिवाइड बाय v2। आप मेरे से पहले आंसर दीजिए जल्दी से, और x कॉमन लेके तो काट दो, ये v1 v2 ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा यहां पर, बोलो यहां पर एलसीएम ले लेंगे ना, v1 v2 और v1 v2, और उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 भी तो ऊपर जाएगा, 5 v1 v2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, x तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, यस 3v1 मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, 3v1 प्लस जल्दी से बोलो 2v2, यही आंसर हो गया। तो 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2, आंसर इज डी। क्लियर, आंसर इज डी, बिल्कुल सही है रोहित मांझी, मछला कौशल, डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आप स्क्रीनशॉट ले लेना सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करो, जल्दी से, 20 क्वेश्चन का टारगेट है 6:30 बजे तक। Which of the following are represent uniformly accelerated motion? निम्न में से कौन सा समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? समरूप त्वरण, समरूप मतलब एक समान त्वरण, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब है कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो, ध्यान देना, तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो 2t आएगा, और अगर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? ठीक है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा लो तो कोई कांस्टेंट आ जाए, तो kt स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो 2kt, और एक्सेलरेशन का एक बार और डिफरेंशियल करोगे इस वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन आएगा 2k। अब 2k में तो टाइम आया ही नहीं, तो मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट बन गया कि कहीं भी अगर x डिपेंड कर रहा है टाइम के स्क्वायर फंक्शन पर, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है, तो वो इक्वेशन एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बताता है। अब इसमें चेक कर लो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर किस में आएगा। इसमें आ सकता है क्या? पहले में अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर टी माइनस ए अपॉन बी आया, ये तो उल्टा ही आया, एक्स स्क्वायर आया, जबकि x पर पावर 1 आना चाहिए, t की पावर 2 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करोगे सेकंड का, तो दोनों पर x पर भी स्क्वायर आएगा, t पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। इसको जरा चेक करो, इसका स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर बराबर x माइनस ए बाय बी, ये आ गया। तो ये ठीक है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें टी स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। आप कहोगे ये वाला क्यों नहीं हुआ? ये वाले को स्क्वायर करोगे तो x पर स्क्वायर आएगा, जबकि x पर स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, हमें t पर स्क्वायर चाहिए और x की पावर 1 चाहिए। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों? थर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? यस, क्लियर हो गया सभी का?
क्वेश्चन 9th, जल्दी से करो, हमारा टारगेट है 6:30 तक 10 क्वेश्चन और बचे हैं 20 क्वेश्चन करने का। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। ऑन इट्स वे इट पासेस पॉइंट ए विद स्पीड v एंड पॉइंट b विद जो कि 3 मीटर ऊपर है देन a विद स्पीड b/2, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन एबव पॉइंट b इज। देखो इसका डायग्राम बना दूं मैं आपके लिए और आप लोग कर लेना। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से एक बॉल को या एक वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं तो ये ए पॉइंट तक आई, यहां पर स्पीड है इसकी v, फिर आई ये बी पॉइंट तक यहां पर, और बी जो है वो ए से 3 मीटर ऊपर है, ठीक है। यहां इसकी स्पीड है v/2, कम हो गई स्पीड। अब और ऊपर कितनी जाएगी, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इस बी से और ऊपर कितनी जाएगी। मान लो यहां तक गई, फिर लौटने लगेगी, यहां उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सी पॉइंट तक गई मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बच्चों, जल्दी से बोलो, कि बी से उस सी तक की दूरी कितनी है, ये पूछा है, ठीक है। करते हैं, तो इसके लिए हम ऐसा करें, पहले ए और बी में, ए से बी में हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू आखिर कितनी है, v की वैल्यू आखिर कितनी है g के टर्म में, तो निकालें। ये ए बी पार्ट में, ए बी पार्ट के लिए फॉर्मूला लगा लो। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, c आ रहा है क्या, 9th का बच्चे c बता रहे हैं, जरा चेक करो क्या है। v² बराबर u² प्लस 2as लगाओ, v कितना है v/2, तो v/2 का हो गया बच्चों स्क्वायर, u कितना है v, तो v² हो गया, प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मतलब g, और वो भी ऊपर फेंक रहे हैं बस बॉडी को, तो माइनस आएगा। s कितना, 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, तो 3 लिख देता हूं, ठीक है, मीटर में ही है। इसको जरा सॉल्व कर लो और v की वैल्यू आप अगर निकाल पाए तो निकाल लो जल्दी से, कितनी आ रही है, बोलो जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। इसको सॉल्व कर लो ना, v²/4 और इक्वल टू v² माइनस 6g, ठीक है। इधर थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यहां पर अगर आप लोगे तो v बराबर आ जाएगा ये अंडर रूट में 8g, ठीक है, कर लोगे, v इक्वल टू 8g आ गया। अब हमें तो b से c तक की डिस्टेंस बतानी है, तो अब bc के लिए, bc पार्ट के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगा लो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगी 0, और u मतलब ये v/2, तो यहां v/2 लिख देंगे, स्क्वायर माइनस 2, a की जगह g, s तो निकाल नहीं है, बस यहां पे जो v की वैल्यू ये जो लिखी है ना, ये v की वैल्यू अंडर रूट 8g, वो लिख देना आप। तो सॉल्व करके s जो निकलेगा वो निकल रहा है बच्चों 1 मीटर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको सॉल्व करना, कर लोगे, जल्दी से बोलते जाओ, कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काइनेमेटिक्स के। 2 balls आर ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 बॉल हैं, डिफरेंट हाइट से, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई जा रही हैं। सेकेंड बॉल इज ड्रॉप्ड 2 सेकेंड आफ्टर द अदर। दूसरी बॉल 2 सेकेंड बाद गिरा रहे हैं, बट दे बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन वो गिरती है ना तो सेम टाइम पर ग्राउंड पर गिरती हैं। पहली बॉल ने 5 सेकेंड लिए ग्राउंड पर गिरने में, तो दोनों की इनिशियल हाइट में डिफरेंस क्या है। देखो ये रहा ग्राउंड, और एक बॉल को मान लो यहां से गिरा रहे थे h1 हाइट से, ठीक है। तो ये h1 हाइट से गिरा रही, तो ये टाइम ले रही है t1 5 सेकेंड, और दूसरी को मान लो इधर से गिराया,
पहले को ए से गिरा रहे थे, दूसरे को बी से गिराया, लेकिन 2 सेकंड बाद गिराया। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद, लेकिन वो सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये ए बॉल अगर नीचे आने में 5 सेकंड ले रही है और 2 सेकंड बाद दूसरी को गिराया गया और सेम टाइम लग रहा है नीचे आने में, मतलब नीचे सेम टाइम पर गिर रही हैं, तो बी बॉल नीचे आने में कितना टाइम ले रही होगी? बिल्कुल सही बताया आपने, 3 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद गिरा रहे थे ना, लेकिन पहुंचना है उसको 5 सेकंड बाद, तो 5 में से 2 घटा दो, ये मतलब बी नीचे आने में 3 सेकंड ले रही होगी। अच्छा, ये हाइट हो गई h2। अब उसने पूछा ए और बी में ये जो हाइट में डिफरेंस कितना है, ये पूछा है। तो पहले h1 निकालने अपन। h1 के लिए फॉर्मूला क्या? h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्लास में करवाया था क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन है। u तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। अगर g को भी मैं 10 ले लूं तो 10/2 5 हो गया, 25 इंटू 5 125 हो गया। तो ये मैं यहां पर 125 लिख देता हूं बच्चों। h1 125 मीटर है। ऐसे ही h2 निकाल लो, ये भी ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल 0 होगी, 1/2 g 10 हो गया। t कितना? 3 का स्क्वायर 9, 2 5 10। ठीक है, ये हमारे पास 45 आ गया। बस डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस डेल्टा h, h1 माइनस h2, यानी 80 मीटर का बच्चों डिफरेंस आ गया। ए वाला 20 है, ए वाला मैं बता देता हूं, नहीं दिख रहा है तो 20 है, ए वाला 20 मीटर है, 20 है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर आपका ये बी है, 80 मीटर है। ठीक है, राइट। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A car start from rest, accelerates at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for a time t, and then deaccelerate at the rate f/2, come to rest. If the total distance traversed is 5 seconds, देन अगर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 5s है, नॉट सेकंड, टोटल डिस्टेंस इज 5s, ये s है, सेकंड मत मान लेना, ये गलती से 5s है, टोटल डिस्टेंस 5s है। और तो बताना है आपको कि फिर s, f और t में रिलेशन क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ग्राफ से करेंगे ना तो ज्यादा आसान होगा। एक ग्राफ मैं बनाता हूं और इसका आंसर मचला कौशल रोहित मांझी, इसका क्या बता रहे हो? इस वाले का 11th का बता रहे हो क्या? 11th का आंसर क्या होगा बताओ, करो सॉल्व। 11th को ग्राफ से करें। एक काम करते हैं, चेंज क्या हो रहा है इसमें? इसमें वेलोसिटी और टाइम की बात चल रही है, टाइम की नहीं, वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात चल रही है। तो एक काम करें, हम ग्राफ ड्रॉ कर लें डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में निकाल लें। ठीक है, कर सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से बताओ। या वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकाल लें? चलो टाइम के बीच में निकालते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस से ग्राफ से कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला। वेलोसिटी ऑफ टाइम निकाला। तो सोचो, यहां पर ध्यान से देना, पहले एक्सेलरेशन f है, तो कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन f है, कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है उस टाइम में? s डिस्टेंस कवर हो रही है। एक एक लाइन को समझो, एक्सेलरेशन f, डिस्टेंस s। तो मान लो ये टाइम लिया उसने कितना यहां तक, ध्यान से देखना, t1, ये t1 टाइम लिया, ये इंटरवल हो गया यहां से यहां तक का t1, ये इंटरवल मान लेता हूं, राइट। अब यहां इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते f एक्सेलरेशन हुआ और बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी हो गई v को vm लिख दो, v मैक्सिमम, ठीक है, v मैक्स हो गई। अब उसने आगे कहा कि इसी कांस्टेंट स्पीड से t टाइम के लिए बढ़ता चलता है वो, यानी आगे इतना चला, इतना ही, इतना ये v मैक्सिमम स्पीड से कितने टाइम के लिए,
यहां से यहां तक टाइम ले लेता हूं, ये टी टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब वो रिटार्ड होता है, रिटार्ड हो रहा है ना f/2, तो f/2 रिटार्ड हो रहा है, यानी पहले f था तो टाइम था t1, लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए अगर रिटार्डेशन f/2 हो जाए तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा टाइम? ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां ये टाइम इंटरवल हो जाएगा 2t2। इतना समझ में आया क्या? बोलो 2t2 बोलो। पहले टाइम ये t1 था f के लिए, अब जब f/2 हो रहा है, भले ही वो रिटार्डेशन है, तो टाइम डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों में स्पीड में चेंज सेम था। ठीक है, तो यहां टाइम 2t1 हो जाएगा। यहां अगर t1 है तो ये हो जाएगा 2t1, यही ध्यान रखना है बस, ये 2t1 हो जाएगा। और यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है ना, वेलोसिटी टाइम का ये जो पूरा एरिया होता है, पूरे एरिया को क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या शो करता है? बोलो, ये वेलोसिटी टाइम का पूरा एरिया क्या शो करता है? वेलोसिटी टाइम का एरिया शो करता है, यस, डिस्टेंस। तो यहां पर मैं डिस्टेंस ले लूं, ये पूरे का एरिया ले लूंगा तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। और पूरी डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दी है? 5s दी है, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस 5s बराबर इसका एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? 1/2। ये ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? एक तो ये है, दोनों का सम करें तो यहां से यहां तक कितना आएगा? t प्लस यहां से यहां तक कितना आएगा? बोलो t1 प्लस 2t1, 3t1, और प्लस ये वाला क्या रहा? t, तो प्लस का t, ये हो गया, इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है? v max, तो ये हो गया v max। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारे पास आ गया 5s बराबर 1/2 ब्रैकेट में t और t हो गया 2t प्लस 3t1 इंटू v max। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में s चाहिए, f चाहिए और t चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमें t अपनी जगह रखना है, ये t1 को हटाना है और v max को हटाना है। तो t1 और v max को हटाना है तो वो कैसे हटेगा? वो ऐसे हटेगा, v max और ये t1 इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो जो ये f दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहां से, और इसमें डिस्टेंस भी दी है, s क्वेश्चन में ही दी है, देखो s, तो s इक्वल टू ut, u तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u तो 0 हो गया, हाफ a मतलब f, कितना टाइम लग रहा है? t1, तो t1 स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो यहां से t1 की वैल्यू निकाल लो, वहां यहां रख देना, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2s अपॉन, जल्दी से बोलो, 2s अपॉन f, और वो भी किस में? रूट में। ठीक है, तो ये मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई, ये इधर से t1 हट जाएगा। v max कैसे हटेगा? जल्दी से बोलो, v max कैसे हटेगा? v max निकालने के लिए आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसी वाले पार्ट के लिए। तो v max स्क्वायर इक्वल टू, u तो 0 ही है, प्लस 2a की वैल्यू f है और s पहले पार्ट में s है, तो देखो v max की वैल्यू कितनी आ गई? √2fs। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप क्या करना, ये t1 की वैल्यू यहां से जो निकाले हो, मैं इसको डिफरेंट कलर से अगर बना दूं आपके लिए, ये जो t1 की वैल्यू निकालो यहां रख दो, v max की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये रख दो, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों बी बॉम्बे, s इक्वल टू हाफ ft स्क्वायर। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ जाता है तो वो करना पड़ता है ऐसा। ठीक है ना, चलो अगला करें, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? 12th में आसान क्वेश्चन है, क्लास में करवाए थे, उन्हीं में से थोड़े से हमने 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं अब फाइनल रिवीजन के लिए, क्योंकि इतनी बार रिवाइज तो कर चुके हैं आप। 3 मई को रिवाइज किया, 3 मई तक के लिए रिवाइज किया, फिर जुलाई तक के लिए रिवाइज किया, और फिर अब सितंबर के लिए एक 3rd रिवीजन फिर रिवाइज कर रहे हैं। तो
अब लास्ट रिवीजन के लिए मैं आपको ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1। जल्दी से आप अगर बता सकते हैं इसका आंसर बोलें। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड। अच्छा, ये ग्राफ अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा सा मैं घूम जाता हूं इधर, ये ग्राफ दिखेगा। यस, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v1 from point A. At the same time, another body is projected vertically upward with velocity v2. The point B lies vertically below the highest point. For both the bodies to collide, v2 upon v1 should be. क्लास में करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। ये पूछा गया है कि एक कण है, उसको ए पॉइंट से फेंका गया। कहां से फेंक रहे हैं अपन बच्चों? ये ए पॉइंट से इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे जाएगा, ऐसे यहां गिर जाएगा। एक कण को ए से फेंका गया v1 वेलोसिटी से, इसी इंस्टेंट पर एक कण को बी से फेंका गया ठीक ऊपर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट के ठीक नीचे है बी। तो दोनों के टकराने के लिए अगर ये दोनों यहां टकरा जाएं तो v2 अपॉन v1 कितना होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, टकराएंगे जब a यहां पर आ जाए और उतने टाइम में ये भी b भी यहीं पर आ जाए तो यहां टकरा जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम टाइम पर यहां पर इस मैक्सिमम हाइट पर आएंगे। इसकी कंडीशन ये होगी कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो फिर वो वर्टिकल सेम हाइट कवर करेंगे सेम टाइम में, ठीक है बच्चों, क्योंकि सेम टाइम में ही फेंका गया है। तो अगर वो सेम वर्टिकल हाइट कवर कर रहे हैं तो वर्टिकल हाइट पर वो दोनों टकरा जाएंगे। तो ये टकराने के लिए कंडीशन क्या हो गई, यहां लिख देता हूं मैं कि जो वर्टिकल हाइट है दोनों, वर्टिकल वेलोसिटी है दोनों की, वो सेम होना चाहिए। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी होगी v1, यहां लिख दूं v1 sin 30 डिग्री। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? इसकी तो v2 ही है, v2 से ही फेंका गया है, यहां ले लो v2। v1 इंटू साइन 30 कितना? 1/2। ये v2 सॉल्व कर लो, v1 बाय v2 कितना आ गया? v1 बाय v2 पूछा है ना, v2 बाय v1 पूछा है, तो v2 बाय v1 आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है बच्चों। 0.5 हमारा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ऐसा ही क्वेश्चन है, लगभग प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा with horizontal. At the same instant, he starts running with uniform velocity to catch the ball before it hits the ground. ठीक है, और उस बॉल को वो पकड़ लेता है। तो टू कैच द बॉल उसको कितनी वेलोसिटी से दौड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम बनाए बच्चों, कैसे भागेगा? बड़ा आसान है ये तो। देखो, एक लड़का है, हिंदी में बताता हूं, थीटा एंगल से, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से u वेलोसिटी से एक बॉल को फेंक रहा है, तो बॉल ऐसी जाएगी। जैसे ही उसने बॉल को फेंका, वो दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया, इधर कहीं दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि नियत बेग से गेंद को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए वो दौड़ना प्रारंभ कर रहा है। तो गेंद को पकड़ने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो अब गेंद को पकड़ना है, तो गेंद ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। तो ऊपर और नीचे जाने से कुछ नहीं होगा। गेंद जो इधर इसके राइट साइड में जो गेंद जा रही है, राइट साइड में गेंद जा रही है, तो जितनी राइट साइड में गेंद जा रही है उतनी ही स्पीड से, उतनी ही वेलोसिटी से उस बच्चे को भी दौड़ना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात?
कि ये बच्चा बॉल को फेंका तो बॉल के अंदर दो वेलोसिटी होंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये गेंद आगे बढ़ेगी, वर्टिकल वेलोसिटी से गेंद आगे नहीं बढ़ती, वो ऊपर नीचे जाती है। तो इसलिए इस वेलोसिटी को इग्नोर करेंगे हम ये देखेंगे कि ये बॉल हॉरिजॉन्टली राइट में कितनी वेलोसिटी से जाएगी। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जाएगी, u cos थीटा से जाएगी। तो इतनी ही वेलोसिटी से इस नीचे बच्चे को भी दौड़ना चाहिए, मतलब बॉय को भी दौड़ना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिससे कि वो इसको जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगी, ठीक गिरने वाली होगी, उसी समय वो लड़का भी यहां पहुंच जाएगा और बॉल को कैच कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 करो जल्दी से आप लोग सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर नीट फ्रॉम काइनेमेटिक्स। The x and y coordinate of particle at any time are x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of particle at t equal to 2 second. तो t बराबर 2 सेकेंड पर कितना एक्सेलरेशन है ये हमें बताना है। कर सकते हो? तो ये 2 डायमेंशन में है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना है एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन निकालना है वाई डायरेक्शन में, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर है, तो यहां से हम वेलोसिटी निकालने पहले x डायरेक्शन में, कितनी होगी डिफरेंशिएट कर लो, 5 माइनस 4t यही होगी कि नहीं। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालो, कितनी होगी, ओनली 10। बोलो होगी कि नहीं, 10t का डिफरेंशियल किया तो 10 हो गया। अब आप और यहां पर ये जो x डायरेक्शन में है, इससे एक्सेलरेशन निकालो x डायरेक्शन में, कितना आएगा जल्दी से बोलो। 5 का 0 हो गया, -4 बचा। और इसका कितना आ जाएगा, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, क्योंकि 10 का डिफरेंशियल करोगे तो 0, तो ओनली 4 आया, -4 आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे -4। ठीक है ना बच्चों, सिंपल है ना। चलो अगला करें, टॉप 20 क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स फॉर नीट। जल्दी से 15वां क्वेश्चन। टारगेट मैंने आपको 6:30 दिया था और मुझे लगता है कि 2-4-10 मिनट और ज्यादा हो सकते हैं, तो जल्दी से कर लें हम। 15 क्वेश्चन। पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to v equal to, velocity दी हुई है कितनी, vx का मतलब है velocity x का फंक्शन है, तो इसको तो हटा दो, ये सिंपल v बराबर मानेंगे बीटा x की पावर -2n, ये हमें दिए। और पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन x का कौन सा फंक्शन होगा, मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है। हिंदी में सिंपल है कि बेग दिया हुआ है और बेग से इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो यहां पर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जब वेलोसिटी x का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v dv ओवर dx, ऐसे ही निकालते हैं ना। v की वैल्यू लिख दो, कितनी, बीटा x की पावर -2n इंटू dv अपॉन dx, मतलब वेलोसिटी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल इस वेलोसिटी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो बीटा रहेगा, इंटू ये जो -2n है वो आगे आ जाएगा, इंटू x टू दी पावर कितना हो जाएगा, बोलो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2n और -1। तो इसी को सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो गया -2n इंटू बीटा स्क्वायर और x की पावर -2n कितने हो गए, -4n और -1। देखो जरा कोई आंसर है क्या, यस ए आंसर आ रहा है, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट।
आसान है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार घर पे रिपीट कर लेना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस 3-4 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से सॉल्व करें। 6:30 बजे का टारगेट दिया था मैंने आपको। इसमें बताइए, हाँ उसका तो ये आ गया, इसका बताओ 16th का। Two particles A and B moves with constant velocities v1 and v2 at initial moment. Their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particle A and B for their collision. दो कण A तथा B नियत वेग v1 व v2 से गति कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षण में उनके स्थिति सदिश r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हैं। तो A तथा B में संघट्ट होने के लिए प्रतिबंध क्या है? देखो, अगर दो पार्टिकल v1 v2 से चल रहे हो, ठीक है, और टकराएं वो, और इनिशियली वो r1 r2 पर हैं, अब टकरा रहे हैं, तो टकराने की कंडीशन ये होता है कि जब आपको स्थिति सदिश भी दिए हों, पोजीशन वेक्टर भी दिए हों, वेलोसिटी वेक्टर भी दिए हों, तो एक सिंपल सी कंडीशन है बच्चों, और इसको आप याद रखो। मैं आपको बोल रहा हूं कि दो पार्टिकल अगर टकरा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड किसके बराबर होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ लिख दूं यहां, टकराने की कंडीशन फॉर कॉलिजन, टकराने की कंडीशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, ये किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों? बोलो किसके बराबर होना चाहिए? बराबर होने चाहिए डायरेक्शन, थोड़ी हिंदी समझ लेना यार, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, रेगुलर क्लास में सब समझाए थे, एक बार फिर से लिख देता हूं, चलो बना देता हूं। डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। तो यहां से हम रिलेटिव पोजीशन का यूनिट वेक्टर निकालें पहले वाले के लिए, तो वो होगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, वन का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, डिवाइड बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, r1 माइनस r2। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया r1 माइनस r2 का, चेंज का। ये किसके बराबर होना चाहिए? 2 का 1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर के। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ v2 माइनस v1। ठीक है, तो अब जरा मिला लेते हैं। कोई दिख रहा है क्या? कौन सा दिख रहा है? जल्दी से बोलो। r1 माइनस r2 अपन r1, ये मिल रहा है b वाला, तो b सही है। ठीक है, इसको आप b लगाएंगे। ठीक है ना? चलो अब जल्दी से 3 क्वेश्चन और बचे, 3-4 क्वेश्चन और बचे, करें? चलो करते हैं, 4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से। समय कितना हो गया है? 6:30 होने वाले हैं, लेकिन चलिए 5-7 मिनट और हो जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन अब दो कार P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x equal to at plus bt square। ये t का मतलब है कि x t का फंक्शन है। ठीक है बच्चों, और x क्यू बराबर है ft माइनस टी स्क्वायर। What time do the cars have same velocity? तो ये जो कहा है x की वैल्यू दी है, इधर एक्स क्यू की वैल्यू दी है, और वो कह रहा है सेम वेलोसिटी कितने समय पर होगी। ये मैं 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, एक बार फिर से मैं दे रहा हूं, यहां पर हिंट दे रहा हूं। एक्स दिया है, इससे वेलोसिटी निकाल लो वीपी, तो a प्लस
2BT आएगा। ऐसे ही VQ निकाल लो बच्चों, तो F माइनस 2T आएगा कि नहीं, F माइनस 2T। और क्वेश्चन में बोला गया है कि VP बराबर है VQ, दोनों को बराबर कर दो, तो A प्लस 2BT इक्वल टू F माइनस 2T। इसको सॉल्व करके T निकाल लो, बस यही आंसर है। तो इसको सॉल्व करके जब T निकालोगे तो इसका आंसर आता है F माइनस A अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस B, ये आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को सिखा रहा हूं, और ये नीट 2020 के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स से मैं आपको ले रहा हूं। ठीक है, ना ही इस समय मैं बहुत स्टैंडर्ड हाई कर रहा हूं, ना ही इस समय मैं बहुत स्टैंडर्ड लो कर रहा हूं। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं और नीट में मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए इस समय आप बहुत टिपिकल क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना बच्चों। ठीक है, और ना ही बहुत लो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, वो तो वैसे ही बन जाएंगे जो एक एक लाइन वाले हैं, है ना। तो थोड़े से बीच वाले क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हमें इस समय करने हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है, नया पढ़ने का समय नहीं है। तो इसलिए कलेक्शन मैंने कुछ इस तरह से लिया है 20-20 क्वेश्चन का लगभग हर चैप्टर से, जिससे कि आपका एक फाइनल रिवीजन हो जाए। चलो 18th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 18, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड, वैसे ये सब क्लास में करवा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी एक फाइनल रिवीजन के लिए ले रहा हूं। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से इट मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड हमने क्या किया बच्चों, एक रॉकेट को फायर कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर ये जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। 30 सेकंड के बाद फ्यूल फिनिश हो गया, यहां पर फ्यूल फिनिश हो गया, इंजन बंद हो गया। तो अब ये यहां पर जो भी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी यहां 0 थी, 0 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते v हो गई, जो भी v हो जाएगी, तो उस v वेलोसिटी से फिर वो आगे जाएगा अपने आप बिना इंजन के, और ऊपर जाके फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहां v डैश मान लेते हैं, वो 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि रॉकेट कितनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा। ठीक है, चलो तो चेक करें कितनी करेगा ये, देखते हैं। सबसे पहले हम देखें बच्चों, ये वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है। इनिशियल तो 0 है, तो v इक्वल टू ये लगा लो फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम दिया है तो सिंपल से v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा लो, 0 प्लस a इंटू टी। a कितना है 10 है, t कितना है, कितने सेकंड बाद इसका फ्यूल खत्म हो रहा है, 30 सेकंड बाद। ठीक है, तो 30 लिख देता हूं, तो ये आपके पास 300 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर, अब 300 मीटर पर सेकंड से जा रहा है रॉकेट, यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये वाला हम क्या निकाल लें, ये टाइम निकाल लें, ये कितना आएगा। तो फिर से हम यही लगा लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो v कितना, फाइनल 0, ये v डैश आ जाएगा, u कितना 300, a कितना, अब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो नीचे लगेगा, तो माइनस का g यानी माइनस का 10 लगेगा, इनटू कितना टाइम लगा उसको t डैश मान लेता हूं, ये वाला टाइम निकालना, ये टाइम तो 30 दिया था, तो आप देख रहे हैं t डैश इक्वल टू 30 सेकंड आ गया, यानी 30 सेकंड और ऊपर जाएगा ये। तो टोटल जो टाइम है वो कितना आ गया, टोटल टाइम आप देख रहे हैं 60 सेकंड आ गया। और यही पूछा था कि प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, तो अधिकतम ऊंचाई नहीं पूछी उसने, ये पूछा अधिकतम ऊंचाई कितने समय बाद प्राप्त करेगा। व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग, टाइम पूछा उसने, व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग रॉकेट विल इट अटेन द मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, तो ये 60 सेकंड लगेंगे इसको, 30 सेकंड में फ्यूल खत्म हो रहा है, अगले 30 सेकंड और जा रहा है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
तो फाइनल हो गया 60 सेकेंड। चलो 19 क्वेश्चन पर आ जाए और अपना टारगेट बिल्कुल लगभग पूरा होने वाला है। और हमने 6:30 तक के लिए कहा था कि हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएं 1 घंटे में, और वो आसानी से हो पा रहे हैं। ठीक है, 5:30 पर लगभग हमने स्टार्ट किया था, 6:30 होने वाले हैं। और अगर आप यहां पर 20 कर पा रहे हो समझ के, तो वहां आसानी से 45 करोगे, क्योंकि यहां हर क्वेश्चन मुझे समझाने में समय लग रहा है, और वहां तो आपको सीधे सीधे सॉल्व करके और तुरंत अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाना है। तो अगर यहां आप 20 कर रहे हो तो वहां 45 करोगे, पक्की बात है। लेकिन यहीं अगर 5-7 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो 1-1.5 घंटे में, तो फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना बच्चों? तो चलो क्वेश्चन नंबर 19। A body falling from height h takes t1 time to reach the ground. The time takes to cover the first half of the height. जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। ये तो मेरे ख्याल से बता दोगे आप। h ऊंचाई से गिराई गई एक वस्तु t1 समय में नीचे पहुंचती है, तो पहली आधी ऊंचाई तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो डायग्राम अगर देखें तो ये मान लो h ऊंचाई है, ये अर्थ है, यहां से बॉडी को गिरा रहे हैं, तो यहां नीचे आने में कितना समय लग रहा है, t1 समय में नीचे पहुंच रही है। तो फॉर्मूला क्या होगा, h इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर। तो यहां से हमने t1 निकाल लिया √2h/g, यानी √2h/g टाइम में वो नीचे आ जाएगी। अब प्रथम आधी ऊंचाई तय करने में समय, यानी यहां ये h/2 में कितना समय लगेगा ये पूछा है। सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो, h/2, u तो 0, हाफ g। अब कितना समय लगेगा वो पूछा है, तो वो टाइम मान लो t2 है, तो t2 स्क्वायर लिख दें। एक काम कर सकते हैं हमें तो t2 ही तो फाइंड करना है, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा सोचो। t2 स्क्वायर की वैल्यू, t2 स्क्वायर की वैल्यू 2 का यहां मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कटी गए ना, 2 से 2 कटी गए, तो ये कितना आ रहा है, h/g, ये आ रहा है h/g। ठीक है, ये हम स्क्वायर लगा दे, √h/g आ रहा है। तो इससे कंपेयर करो, इससे t1 के कंपैरिजन में ये कितना है। t1 था √2h/g और ये है √h/g, तो ये कितने टाइम्स है, तो t1 का 1/√2 टाइम्स है ना, डिवाइड भी कर दो तब भी इतना ही निकलेगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा t1 बाय कौन सा आंसर आ जाएगा, t2 इक्वल टू t1/√2। कहीं दिख रहा है t2 इक्वल टू t1/√2, ए आंसर दिख रहा है, t2 इक्वल टू t1/√2। ठीक है ना, बोलो कर लोगे। चलो एक और देखें, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, हमारा टारगेट पूरा होता हुआ। ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी v of a particle and the distance s moved is shown in figure. The acceleration of the particle in kilometers per hour, ठीक है, पर आवर स्क्वायर है ये, इज, इस चित्र में, इस चित्र को थोड़ा सही बना दूं मैं, इस चित्र में एक कण का वेग, कण है ये, का वर्ग, कण के वेग का वर्ग यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, का स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, ऐसा कुछ दिया है। यहां पे दिख रहा है ये 0.6 है, ये 0.6 है, ये कितना दिया है, ये अगर दिख नहीं रहा हो तो यहां पर पॉइंट ये 0.6 है, और ये यहां पर 900 है, ये यहां पर 4600 है, और ये ऐसे ग्राफ दिया है नीचे। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कितना है। चलो बताओ।
तो ग्राफ किस किस के बीच में है? वी स्क्वायर और एस के बीच में है, वी स्क्वायर और एस के बीच में। तो फॉर्मूला लगा लूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अपने को तो एस क्या निकालना है? ए निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या आया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है। v कितना फाइनल, v स्क्वायर कितना फाइनल वेलोसिटी है? 900। तो 900 v स्क्वायर की तो वैल्यू है, ये 900 v स्क्वायर की है, माइनस u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से चल रहा है 4600 अपॉन 2 s। s मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? तो डिस्टेंस कवर कर ली उसने 0.6, तो 2 इंटू 0.6 किलोमीटर। बस इसी को सॉल्व कर लो आप। तो ये आ रहा है 900, जरा माइनस कर लो तो 3700 माइनस के ये आ गए, डिवाइड बाय 1.2। इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो ऊपर, माइनस कितना आ जाएगा? 12 3 36, 3 तो ये आ जाएगा 3084 और किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से आंसर आएगा। और माइनस 3084 किसका है? डी आंसर है। छुप गया होगा, दिखा नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमने लगभग देखो 6:30 बज गए और 6:32 हो रहे हैं इस समय। और यही टारगेट हमने रखा था कि लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर, 1 घंटा ही टारगेट रखते हैं, 1 घंटे के अंदर हमारे 20 क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैंने आपको लगभग 5:20 या 5:30 पर यह क्लास स्टार्ट की थी आज। तो 1 घंटे में ये 20 क्वेश्चन हो भी गए हैं। अब इसी का एक पार्ट और है, ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 अगले टर्न पर, यानी कि अब परसों होगी, कल नहीं परसों। एक दिन छोड़ के मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है। और हर चैप्टर में से लगभग 20-20 क्वेश्चन मैं लूंगा। जो बड़े चैप्टर हैं उनमें से 40 ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन 1 घंटे के लिए टारगेट 20 क्वेश्चन ही रखेंगे। तो ये पूरी फिजिक्स जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग देखते रहिए इनको। और वैसे तो हम कई बार रिवाइज कर चुके, ऐसे 20-20 क्वेश्चन क्या 25-25 क्वेश्चन, फिर 30-30 क्वेश्चन, फिर बहुत 45-45 क्वेश्चन का पेपर डिस्कशन कितनी बार कर चुके, है ना। अब तो ये है कि अब थोड़ा समय बचा है, तो मैं सोच रहा हूं कि चलो कम से कम आप टच में बने रहें। तो इसलिए एक 20-20 क्वेश्चन की एक सीरीज और बना दी है, जो लास्ट मोमेंट पे कहते हैं ना बच्चे कि सर अब तो इतना कम समय बचा हुआ है और अब कुछ ऐसा मंत्र दे दो जिससे कि कम से कम फिजिक्स के कारण हमारा सिलेक्शन ना रुके। ठीक है। तो जो कई बच्चे जो मान लीजिए साल भर किसी कारण से अच्छा नहीं पढ़ पाए, तो वो ये कम से कम इन क्वेश्चंस को अगर करके जाते हैं तो इस जैसे सिमिलर या ऐसे क्वेश्चंस उनको जरूर मिल पाएंगे वहाँ मेन एग्जाम में। ठीक है ना। और बाकी के सभी बच्चों ने जो अपने आप पढ़े हैं, साल भर कंटिन्यू जिन्होंने किया है, जो अच्छा किए हैं, टेस्ट में इनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे। और अभी जितनी बार रिवीजन किया सभी में बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं सभी ने। ऑनलाइन पेपर जो हो रहे हैं उनमें भी अच्छा कर रहे हैं सभी। जब डीपीपी सॉल्व करवाते हैं तो वहाँ पर भी उनके जवाब अच्छे आते हैं। जो कंटिन्यूस टच में बने हुए हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। और बिल्कुल ऐसी मुझे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उम्मीद है। हर वर्ष ही हमारा चूंकि सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है, तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि इतना समय मिल गया, अब तो आपको 2-2 3-3 बार रिवीजन करने का समय मिल गया। तो अपना सिलेबस तो आपको मालूम है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पूरा फिनिश हो गया था। हम कोशिश करते हैं कि फरवरी एंड तक खत्म हो जाए, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इस बार खत्म हो गया था। और उसके बाद फिर हमने एक रिवीजन फिर ले लिया था, क्योंकि 3 मई को एग्जाम था। 3 मई का पोस्टपोन्ड हुआ तो फिर एक रिवीजन और लिया हमने। ठीक है ना। और फिर लॉकडाउन लग गया, तो उस समय भी घर से मैं आपको क्लासेस लेता रहा। और अब फिर से ये एक लास्ट रिवीजन अगर 13 सितंबर को एग्जाम होता है तो, और संभावना पूरी 99.999% है कि होगा, है ना। 0.001% नहीं कह सकते, क्योंकि 0.001% में तो बहुत सारी सिचुएशन आ जाती हैं कि हो सकता है कि कोरोना के केसेस इतने बढ़ते जाएं कि गवर्नमेंट को लगे कि नहीं, इसको फिर से पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए आप 13 सितंबर की लिए आप तैयारी करते रहो। और जैसे जैसे
जो जो डेट हमको मिल रही है उस डेट से मैं भी पूरी प्लानिंग, मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेता हूं। और अभी जैसे कि 13 सितंबर आ गई है तो फिर से अब 20-20 क्वेश्चन का रिवीजन आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं परसों, या तो इसी समय मिलेंगे 5 बजे या सुबह लगभग 10 बजे। तो ये 10 बजे और 5 बजे TTS में ये आपकी क्लासेस, रिवीजन क्लासेस होंगी।